डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 हमने पिछले लेक्चर में कर ली। आज हम प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। इससे पहले कि हम प्रश्नों को हल करें प्रश्नावली से, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, इसमें क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो कंसेप्ट जो इसका टॉपिक है, मेन आर्टिकल जो इसका है वो है द्विघात समीकरणों का हल गुण खंडन विधि द्वारा ज्ञात करना, या इंग्लिश में हम बोले तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, हमारे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था। और इसका हम शून्य ज्ञात करते थे। तो शून्य का हम कैसे ज्ञात कर रहे थे वहाँ पर, कि इसे हम बराबर 0 पुट कर देते हैं, लिख देते हैं, और इसका गुणनखंड जो मध्य पद है इसको हम विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। तो वही चीज़, सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुपद के शून्यक और इस द्विघात समीकरण के मूल या हल दोनों एक ही चीज़ हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह के प्रश्न हमने पहले ही किए हुए हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर दोबारा से करने वाले हैं। उसी प्रकार के प्रश्नों को दोबारा से हल करने वाले हैं। देखिए, प्रश्नावली 4.2 का एक प्रश्न देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करो, या फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। इसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि देखिए, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, पहले तो हम देखेंगे कि ये मानक रूप में है या नहीं। तो मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि x जो है, जो चर है, वो इस प्रकार से लिखना है कि सबसे बड़ी घात पहले, इसकी जो घात 2 है वो पहले, और उससे छोटी घात फिर सबसे अंत में होना चाहिए अचर पद हमारा, जो कि कांस्टेंट टर्म है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a गुणा सी कर देते हैं। तो a गुणा सी क्या है यहाँ पर, देखिए 2x² इंटू -6। हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12x², -12x की घात 2 आया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो मध्य पद है x प्लस का, जो x है मध्य पद, मिडल टर्म, ये देखना है। और ये जो इन दोनों का a और c का जो हमारे पास गुणनफल आया है, इसे देखना है। दोनों को हम चेक करेंगे। और -12x² के ऐसे हम दो गुणनखंड लिखेंगे जिनका योगफल +x आए। तो वो क्या है, 4x और -3x। देखो, 4x गुणा -3x, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12x²। और अगर हम जोड़ते हैं इन दोनों को तो आता है x, वो भी पॉजिटिव। तो ये बन गया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ऐसे दो गुणनखंड हमने लिखने हैं -12x² के जिनका योगफल x आता हो। इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही लेने हैं जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य पद का विचलन करेंगे और लिखेंगे इसका सॉल्यूशन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 implies दैट 2x² प्लस 4x माइनस 3। देखो,
4x प्लस इंटू माइनस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4x है और प्लस माइनस 3x है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 4x माइनस 3x लिख देते हैं, -6 = 0। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? 2x कॉमन आया। देखिए 2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा? x यहाँ पर, और प्लस यहाँ बचेगा 2। यहाँ से इन दोनों से माइनस भी कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आएगा। x प्लस 2 माइनस कॉमन आ गया इसलिए प्लस बन गया, इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो द्विपद हैं जिनका गुणनफल बराबर है 0। तो इसका मतलब कि कोई भी दो हमारे पास द्विपद हैं या बहुपद हैं जिनका गुणनफल 0 है, इसका मतलब कि या तो दोनों ही 0 के बराबर, 0 गुणा 0 ही 0 आ सकता है, या दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3.2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो ये दो जो मान हमारे पास x के आए हैं यही मूल हैं। अतः 3/2 -2 अभीष्ट मूल हैं। इंग्लिश में हम लिखेंगे 3.2 -2 are the required roots। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए अगला एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यही मान लेंगे हम, मान लो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। इंग्लिश में लिखे दो, लेट द टू consecutive positive integers are x and x plus 1. So according to question, प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है? इन दोनों के वर्गों का योगफल 365 है। तो x का वर्ग जमा x जमा 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। सो हमारे पास यहाँ इसे हल करेंगे। अभी ये समीकरण बन गया हमारे पास। देखिए x की घात 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 कैसे है? देखिए ये आ गया हमारे पास x की घात 2, फिर आ गया हमारे पास यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 और 2ab 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x आ गया इक्वल टू 365। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, ये प्लस 1 है और इसको हम 365 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, -365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी पदों को 2 से भाग किया जा सकता है, इसलिए हम 2 कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
ये आ जाएगा 182 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें प्राप्त हो गया है एक द्विघात समीकरण। ये है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का। अब यहाँ मध्य पद x है और पहला पद जो है वो एक्स स्क्र है, और यहाँ अंतिम पद जो c है वो है -182 182। तो इसके ऐसे गुणनखंड हम करेंगे जिनका योगफल प्लस x आएगा और गुणनफल -182 एक्स स्क्र हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए हमारे पास क्या आएगा, -182 है, -13x और 14x, दो ऐसे पद हैं जिनका गुणनफल -182 एक्स स्क्र आता है और इन दोनों का योगफल प्लस x आता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x की जगह -13x प्लस 14x, -182 बराबर 0। तो इन दोनों पदों से x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इन दोनों पदों से हमारे पास 14 कॉमन आएगा। तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास यहाँ x - 13 और यहाँ पर भी x - 13 बचेगा। तो यहाँ से फिर से x - 13 कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -14 या x इक्वल टू 13 हमारे पास आंसर आ गया। x के दो मान हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। हम लिखेंगे अभीष्ट मूल या संख्याएं। अभीष्ट जो धनात्मक पूर्णांक हमने ज्ञात करने थे वो क्या है, देखिए धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक नेगेटिव तो हो नहीं सकता, माइनस में हो नहीं सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, 13 तथा 13 प्लस 1 करेंगे, x प्लस 1 किया था हमने, x आ गया 13 और 13 प्लस 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x और x प्लस 1 ये आया। 14 हम नहीं, -14 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, इसलिए हम इसे कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। हम x का मान सिर्फ एक ही लेंगे, वो क्या है, जो पॉजिटिव आया 13।